आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से बात की। फोन पर बात कर 12 चीतों को भारत भेजने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि 12 चीते भारत भेजने के लिए आपका धन्यवाद। सिरिल रामाफोसा से बात कर द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। दरअसल ब्रिक्स में सहयोग सहित आपसी हित के कई क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा। रामाफोसा ने भारत की G20 अध्यक्षता में पहल के लिए अपना पूर्ण समर्थन जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मैं भारत यात्रा को लेकर उत्सुक हूँ। प्रधानमंत्री की बातचीत रही। प्रधानमंत्री ने बातचीत के जरिए फोन कॉल के जरिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से बातचीत कर फोन पर 12 चीतों को भारत चूंकि उन्होंने भेजा उसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने सिरिल रामाफोसा से बात कर द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने ये फीडबैक लिया कि द्विपक्षीय सहयोग के अंदर क्या कार्य किए जा रहे हैं और G20 के एक इनिशिएटिव के लिए चूंकि भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है और अध्यक्षता के पहल के लिए उन्होंने पूरा विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि भारत आने के लिए उत्साहित है। यहाँ जिक्र सिरिल रामाफोसा का कर रहे हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। उनसे बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने आपसी हित के कई क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की और साथ ही सिरिल रामाफोसा ने भारत की G20 अध्यक्षता में पहल के लिए अपना पूर्ण समर्थन जताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं भारत यात्रा को लेकर बेहद एक्साइटेड हूं। तमिलनाडु के वेल्लोर में अमित शाह ने आज जनसभा की और इस दौरान अपने संबोधन के मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। बड़ा संबोधन उनका रहा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया। भाजपा सरकार ने भारत को सुरक्षित बनाने का काम किया। इससे पहले 2014 से पहले भारत में सुरक्षित महसूस स्त्रियां नहीं करती थी, लेकिन अब ये सुरक्षित वातावरण बनाने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीते 9 सालों से कर रही है, ये आगे भी अनवरत जारी रहेगी। ये भी उन्होंने अपने संबोधन में वेल्लोर में कहा कि अभी नई संसद भवन का लोकार्पण हुआ जिसमें तमिलनाडु के चोल साम्राज्य के सेंगोल को स्थापित किया गया और यहाँ पर सेंगोल का जिक्र उन्होंने करके साधने की कोशिश तमिलनाडु को की, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो संस्कृति धूमिल हो रही थी जिसके बारे में सब लोगों को याद भी नहीं था, उसे एक बार फिर से अस्तित्व में लेकर आना, दुनिया के सामने लेकर आना, बताना कि इसकी स्थापत्य कला या फिर इसके आने वाले दिनों में किस तरह से इसको और भी दुनिया के सामने लेकर जाया जाएगा कि भारतीय संस्कृति क्या है। इन तमाम सारी चीजों का जिक्र इस संबोधन के दौरान उन्होंने किया। उन्होंने तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल तक तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके सरकार घोटालों में लिप्त रही, जबकि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। 9 साल की उपलब्धियां गिना रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के वेल्लोर में। तो मिशन 2024 फतेह को लेकर एनडीए में घर वापसी की जुगत शुरू हो गई है। लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा जुटी है पुराने कुनबे को फिर से जोड़ने में, 2024 में जीत दर्ज करने के लिए। और विधानसभा चुनाव जिन जिन राज्यों में है वहां तो कोशिशें जारी है, लेकिन साथ ही भारतीय जनता पार्टी पुराना कुनबा फिर से जोड़ने की कवायद कर रही है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का जिक्र कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनावों में हार के बाद अब कवायद, हार तो लगी है लेकिन हार के साथ साथ अब वहां पर टूटे हुए घरौंदे को फिर कैसे बसाना है, इसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आंध्र प्रदेश में चूंकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, पंजाब में अकाली दल, तो चिराग पासवान की पार्टी लोक शक्ति, लोक जनशक्ति पार्टी साथ में आ सकते हैं। इसको लेकर पुरजोर कोशिशें जारी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में जेडीएस ने 9.67% वोट हासिल किए, लेकिन अब भाजपा के साथ आने से वोकालिगा बहुल इलाकों में समर्थन मिल सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में हाथ थामती है तो इस बहुल इलाके में जिसको वोकालिगा कहा जा सकता है वहां पर समर्थन यकीनन मिल सकता है। चुनावों को देखते हुए, 2024 की रणनीति को देखते हुए इसे इस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है। लेकिन आंध्र प्रदेश में 2014 के बाद चुनाव में एनडीए को 42 में से 18 सीटें हासिल हुई। 2019 के चुनाव में टीडीपी से गठबंधन टूटा तो भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। लिहाजा कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में अब एक बार फिर से लोकसभा चुनावों को देखते हुए कोशिश भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेताओं को सुखजिंदर सिंह रंधावा की सीख। रंधावा ने कांग्रेस के हारे जीते हुए प्रत्याशियों से बातचीत की और दो टूक शब्दों में कहा कि कांग्रेस की योजनाओं का प्रचार प्रसार करो। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी ये बात कही। उन्होंने विधायकों के साथ संवाद हुआ तभी भी कहा। उन्होंने जब इस सिलसिलेवार तरीके से विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ फीडबैक लिया था तभी कहा था कि सरकार योजनाएं जो लेकर आ रही है
जनता के बीच उनका प्रचार प्रसार होना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए उनके लिए क्या चल रहा है। खुद जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होने के बावजूद जनता के बीच पहुंच रहे हैं, ऐसा ही कलेवर लोगों में, कार्यकर्ताओं में, मंत्रियों में, विधायकों में, सब में नजर आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 50 साल पहले इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, जिसे पूरा करने के लिए पूरे राजस्थान में महंगाई राहत कैंप का आयोजन 24 अप्रैल से शुरू हो चुका है। उन्होंने इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं स्मृति ईरानी से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की केंद्र सरकार थी तो 50 रुपए बढ़े, प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतर आए, लेकिन अब राजस्थान में कांग्रेस सरकार मात्र 500 रुपए में सब्सिडी गैस लोगों को दे रही है, 100 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, तो पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं? पूरे हिंदुस्तान में लागू करने की मांग एक बार फिर से प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने रखी। उन्होंने ये भी कहा कि टिकट वितरण के दौरान प्रत्याशी की पूरी जानकारी ली जाएगी। चुनावी तैयारियों को लेकर यहां पर जब सवाल पूछा गया तो कहा कि टिकट वितरण जब होगा तो प्रत्याशी की पूरी रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा, उसके आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, किसी चीज को छुपाया तो नहीं गया, संपत्ति के संबंध में तमाम जानकारी ली जाएगी। और ये भी कहा कि पहले कांग्रेस में कैसा काम किया, पिछला उसका क्या इतिहास है, क्या आगे होगा, ये तमाम सारी चीजें प्रत्याशी के लिए टटोल कर देखेंगे टिकट देने से पहले। उन्होंने कहा कि एक और कांग्रेसियों से मुलाकात की है, चाहे वो बड़ा लीडर हो या फिर क्षेत्र का छोटा लीडर, लेकिन मुलाकात के जरिए यही कहा गया कि कांग्रेस आपकी है और आप कांग्रेस के हैं। कांग्रेस को मजबूती देने का कार्य कीजिए, जरूरत इस समय वही है। कांग्रेस एक बार फिर से रिवाइवल के मोड में। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में जातिगत समीकरण को समझना बेहद जरूरी। राजस्थान दौरे पर जब जब पहुंचते हैं मीडिया से खुलकर बातचीत करते हैं। चुनावी साल है और ऐसे में दौरे और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। चलिए बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मेवाड़ और बागड़ के दौरे की। बड़ी सादड़ी के चैनपुरिया गांव में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन उन्होंने किया। चैनपुरिया में मुख्यमंत्री गहलोत ने जनसभा को संबोधित किया। आप समझिए 42 से 45 डिग्री की गर्मी के बीच सुनने वालों का जोश इतना हाई था कि मुख्यमंत्री भी संबोधन काफी देर तक करते रहे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 5 साल में हमने प्रदेश में 300 नए कॉलेज खोले, पेंशन की राशि थी उसको बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया, कानून बना दिया कि अब हर साल 15% पेंशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जनता को उसके लिए दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। जो प्रोसीजर था उसको आसान सरकार आगे भी करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमने प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार दिया, बावजूद इसके कि इसको लेकर बहुत प्रोटेस्ट हुआ, सड़कों पर डॉक्टर उतर आए, लेकिन फिर भी देश का पहला राज्य राजस्थान बना जिन्होंने डॉक्टर्स के साथ भी समझाइश की, उन्हें भी ये आश्वस्त किया कि आपके अधिकारों का हनन भी नहीं होगा। और राज्य में हेल्थ का राइट टू हेल्थ, राजस्थान वो पहला राज्य बना जिन्होंने देश में किया। उन्होंने ये भी अपने संबोधन में कहा कि राइट टू सोशल सिक्योरिटी का कानून केंद्र सरकार भी लेकर आए, राजस्थान की तर्ज पर राइट टू सोशल सिक्योरिटी का कानून लेकर आए, जिससे लोगों को किसी भी चीज का जीवन जीने के लिए आने वाले दिनों में क्या होगा उसको लेकर संदेह ना हो। उन्होंने कहा कि विश्वगुरु बनने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है बाहर जाकर, लेकिन जब तक देश में लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान की बुनियादी चीजें नहीं उपलब्ध होती, तब तक ये सारी बातें बेमानी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार रिपीट होगी और अगर सरकार रिपीट हुई तो निश्चित तौर पर और नई योजनाएं लाएंगे, जनता के लिए और जनहित की योजनाएं लाएंगे, और जो योजनाएं अभी चल रही है उसमें और ज्यादा मॉडिफाई करके इजाफा किया जाएगा। प्रदेश में निवेश आएगा तो बड़ी संख्या में बेरोजगारों को रोजगार मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट अवसर प्रदेश के लिए, इसको लेकर के पहले समिट भी की जा रही है। आने वाले दिनों में भी इस तरह के आयोजन होंगे। बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। हर क्षेत्र में उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं तलाशने की कोशिश सरकार कर रही है। ये तमाम सारी चीजें चैनपुरिया गांव के संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने की बड़ी घोषणा। आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मानदेय और रिटायरमेंट राशि देने की घोषणा करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 13,000 रुपए मानदेय की घोषणा, तो वहीं 1,25,000 रुपए की रिटायरमेंट राशि देने की घोषणा की। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 6500 रुपए मानदेय की घोषणा की, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद 1 लाख रुपए एक मुश्त देने की घोषणा की। आंगनबाड़ी सहायिका को पदोन्नति में 50% आरक्षण की घोषणा भी की है। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये घोषणा की गई। इस घोषणा के अंतर्गत उन्होंने ये एक सौगात भी दी है। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ये सरकार की कोशिश
मानदेय और रिटायरमेंट राशि दोनों के बारे में राशि को सुनिश्चित करते हुए कहा कि जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं उन्हें 13,000 रुपए मानदेय की घोषणा उन्होंने की है। 13,000 रुपए मानदेय मिलेगा। इसके अलावा जब रिटायरमेंट की उम्र आएगी तो 1,25,000 रुपए राशि उन्हें दी जाएगी। साथ ही दुर्घटना की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा भी 5 लाख रुपए का होगा। इसके अलावा जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको लेकर भी घोषणा 6500 रुपए मानदेय की घोषणा की गई मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। और रिटायरमेंट की बात की भी चिंता करते हुए 1 लाख रुपए एक मुश्त देने की घोषणा की। आंगनबाड़ी सहायिका को पदोन्नति में 50% आरक्षण की घोषणा करते हुए ये सौगात। बढ़ते हैं, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया 22 जून को उदयपुर पहुंचेंगे। उदयपुर में लोगों से मेल मुलाकात और संवाद गुलाब चंद कटारिया करने वाले हैं। स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। और 25 जून को गुवाहाटी वापस लौटने का कार्यक्रम है। उदयपुर पहुंचेंगे, मेल मुलाकात लोगों के साथ करेंगे, राजस्थान की धरा पर आएंगे। उदयपुर जाएंगे तो यकीन मानकर चलेगा लोगों की उपस्थिति वहां पर काफी ज्यादा होगी, क्योंकि उदयपुर में लोगों के साथ मुलाकात तो करेंगे और संवाद भी करने वाले हैं। स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी स्मृति में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वो शिरकत करेंगे और फिर उसके बाद 25 जून को गुवाहाटी वापस लौटने का कार्यक्रम है। राजस्थान के 29 कॉलेजों में शुरू होंगे नए संकाय। स्नातक स्तर पर विज्ञान और वाणिज्य संकाय खोले जाएंगे। संचालन के लिए 253 नवीन पदों का सृजन भी होगा। 35.81 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति मिली है। उदयपुर के मावली के कॉलेज में स्नातकोत्तर भी क्रमोन्नत हो जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में 4 एडीएम, 3 उपखंड और साथ ही 12 तहसील, 16 उप तहसील कार्यालय खुलने वाले हैं। ये एक बड़ी सौगात मिलेगी। कार्यालयों के लिए 406 पदों के सृजन को मंजूरी मिली। नवीन कार्यालयों से प्रशासनिक तंत्र ज्यादा मजबूत होगा। सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए मंजूरी दी है। इसमें स्नातक स्तर और विज्ञान वाणिज्य संकाय खोले जाएंगे। यकीनन प्रदेश के 29 कॉलेजेस में जब नए संकाय, जो नई स्ट्रीम से नई फैकल्टी शुरू होगी तो लोग और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ में अपनी रुचि की पढ़ाई कर पाएंगे। जो मजबूरियां होती थी, किस तरह से मांग की जाती थी, क्योंकि अमूमन हमने देखा हर महंगाई राहत कैंप के विद्यालय और कॉलेजेस के क्रमोन्नत होने की बातें सामने आती है। मुख्यमंत्री अपने संबोधन में वो करते भी हैं। लिहाजा 29 कॉलेजेस में नए संकाय शुरू होंगे। राजस्थान के स्नातक स्तर पर विज्ञान और वाणिज्य संकाय खोले जाएंगे और संचालन के लिए 253 नवीन पदों का सृजन होगा। कुल राशि इसके लिए 35 करोड़ 81 लाख रुपए की वित्तीय रही है, जिसके प्रावधान को स्वीकृति मिली है। उदयपुर के मावली का कॉलेज स्नातकोत्तर क्रमोन्नत होगा। और इसके अलावा प्रदेश में 4 एडीएम, 3 उपखंड, 12 तहसील, 16 उप तहसील कार्यालय खुलेंगे। कार्यालयों के लिए 406 पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। नवीन कार्यालयों से प्रशासनिक तंत्र मजबूत होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के शाही परिवार की राजनीति में अब दस्तक हो गई है। संभाजी राजे छत्रपति ने 2024 में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। छत्रपति का सामाजिक संगठन है स्वराज्य, राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो चुका है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। छत्रपति शिवाजी की 13वीं पीढ़ी के वंशज हैं। संभाजी राजे छत्रपति महाराष्ट्र में रांकपा के भविष्य को प्रभावित कर सकती है छत्रपति की ये पार्टी, क्योंकि ये घोषणा की है। शाही परिवार से आते हैं शिवाजी संभाजी छत्रपति ने 2024 में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। न सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा का चुनाव भी लड़ने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शाही परिवार की इस दस्तक की वजह से अब कई लोगों के माथे पर शिकन भी, क्योंकि किस तरह से समीकरण प्रभावित करेंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन संभाजी राजे छत्रपति ने 2024 में चुनाव लड़ने की जब घोषणा की तो आपको बता दें कि छत्रपति का सामाजिक संगठन स्वराज्य, जिसे नाम दिया गया, राजनीतिक पार्टी में तब्दील अब है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। छत्रपति शिवाजी की 13वीं पीढ़ी के वंशज हैं। संभाजी राजे छत्रपति महाराष्ट्र में रांकपा के भविष्य को प्रभावित कर सकती है छत्रपति की ये पार्टी। भारत बांग्लादेश सीमा प्रहरी बल की दिल्ली में बैठक 14 जून तक आयोजित होगी। 4 दिवसीय बैठक। इस बैठक में भारत बांग्लादेश सीमा पर अपराध की रोकथाम, बेहतर तालमेल से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होगी। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कल दिल्ली पहुंच चुका है और 14 जून को साउथ पश्चिम दिल्ली के शामला में बीएसएफ ऑफिस में ये बैठक होगी। इस बैठक के लिए तैयारियां तेज हो गई है। इस बैठक की अपडेट मिनटों मिनट आपको देते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा प्रहरी बल की दिल्ली में बैठक 14 जून तक की बैठक आयोजित होगी। 4 दिन की बैठक रहेगी। 4 दिवसीय बैठक है। इस बैठक में भारत बांग्लादेश सीमा पर अपराध की रोकथाम,
किस तरह से की जा सकती है। बेहतरीन तालमेल के जरिए, सिंक्रोनाइजेशन के जरिए दूसरे जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत भी होगी। साथ ही बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की बात करें तो वो कल दिल्ली पहुंच चुका है। 14 जून को साउथ पश्चिम दिल्ली के छावला के बीएसएफ ऑफिस में ये बैठक। पंजाब में महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल। मान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 1 रुपया वैट बढ़ा है। शनिवार की रात 12 बजे से बढ़ी हुई कीमतें लागू हो गई है और अब पंजाब में पेट्रोल की अभी वर्तमान कीमत की अगर बात करें इस वैट के बढ़ने के बाद तो 98 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर की कीमत है। तो वहीं डीजल की कीमत 88 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।